अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नोवेल की ये 44 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। वो सुबह बहुत सुनहरी नर्म गरम सी तुलू हुई। वो टाक्सम जाने के लिए आईने के सामने खड़ी गीले बाल ड्राई कर रही थी। वो कभी भी नम बालों को स्कार्फ में नहीं बांधती थी। स्कार्फ पहनने का ये मतलब नहीं होता कि गंदा मेला रहा जाए। वो अब भी अपने बालों की खूबसूरती का इतना ही ख्याल रखती थी जितना कि पहले। जब तक बाल खुश्क हुए, हाले एक पैकेट उठाए अंदर चली आई। फिलिस्तीनी स्टूडेंट सुबह सवेरे कतर जाने के लिए निकल गए थे। वो मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट दे गए थे। तब तुम सो रही थी। उन्होंने सबको गिफ्ट दिए हैं। अच्छा, दिखाओ। वो ब्रश रखकर बहुत इश्तियाक से पैकेट खोलने लगी। अंदर उसके तोहफे पर एक सादा मोटे कार्ड पे लिखा था। लतीफ़ ने बताया था कि कल हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स अपने नकाब की वजह से खाना नहीं खा सकी थी, इसलिए हम ये ले आए। उसमें आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मुंजमद फिलिस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट। उसके नीचे एक सियाह सिल्क का लबादा रखा था। उसने वो उठाया तो वो नर्म रेशमी सा कपड़ा उंगलियों से फिसलने लगा। सियाह लंबा अबाया जो हेयर का बना था। वो आम रेशम नहीं था बल्कि ज़रा मुख्तलिफ था। उसमें बहुत हल्की सी चमक थी, जितनी चाइना सिल्क के दुपट्टे में होती है। आस्तीन पे कलाइयों के गिर्द मोटे मोटे सब्ज पत्थर लगे थे, किसी लेस की तरह। वो बादाम के साइज के थे और बिल्कुल नर्म जमर्द की तरह लगे थे। सिवाय सब्ज स्टोन्स की लेस के सारा अबाया सादा था। उसके स्टोल अलबत्ता रेशम के बजाय किसी नर्म कपड़े की थी और साथ में एक अलहदा नकाब भी था। उस कार्ड पे लिखी तहरीर का मतलब समझ आ गया। इस अलहदा नकाब को, जिसमें आँखों का खला बना था, पेशानी पे रख कर सर के पीछे पिन अप करना था। यूं नकाब की साइड खुली होती और वो इससे खा सकती थी। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हें पता है, ये इन्होंने ज़रूर जवाहर से लिया होगा। वहाँ एक शॉप से सऊदिया के इम्पोर्टेंट अबाया मिलते हैं। ये वही है और तुम्हारे पाकिस्तानी रुपयों में 10-15 हज़ार से कम का नहीं होगा। हाले 27 से इस खूबसूरत अबाया को देखते हुए कह रही थी। और उनकी ख़ास बात यह है कि उनमें गर्मी नहीं लगती। पता नहीं क्या मैकेनिज़्म है, मगर इसको तुम गर्म से गर्म माहौल में भी पहनो तो तुम्हें घुटन या गर्मी नहीं लगेगी। वाकई वो बहुत मुतासिर सी अबाया को उलट पुलट कर देख रही थी। वो इतना खूबसूरत और बावकार था कि निगाह नहीं टिकती थी। उसने अपने लिबास पे ही उसको पहना और आईने के सामने खड़ी होकर बटन बंद करने लगी। अबाया उसके कदमों तक गिरता था जैसे किसी रॉयल प्रिंस का
रेशमी लिबास हो। एक बहुत शहाना झलक थी उसमें। बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं जा रही हो तुम? हाले को कुछ याद आया। अगर मार्केट जा रही हो तो मुझे कुछ मंगवाना था। वो जल्दी से एक कागज़ पे कुछ चीज़ें लिखने लगी। हाँ ठीक है, ले आऊँगी। उसने अबाया की स्टोल चेहरे के गिर्द लपेटते हुए कहा। बस मुझे सिसली से एक अमानत उठानी है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हाले ने जो मेज़ पर कागज़ रखे कुछ लिख रही थी, नासमझी से सर उठाया। अमानत? क्या किसी ने तुम्हारे लिए रखवाई है? यही समझ लो। उसने ज़रा से शाने उचकाए। चाबी है तुम्हारे पास? हाले ने आदतन पूछा। वो हमेशा बाहर जाने से पहले पूछ लिया करती थी कि कौन सी शे रखी और कौन सी नहीं, मगर वो ठिठक कर रुक गई। किस चीज़ की चाबी? अमानत की चाबी। उसके बगैर तो नहीं खुलेगी ना? हाले, उसने बेयकीनी से उसे देखा। तुम तुम अमानत किसे कहती हो? अमानत लॉकर्स को। तुम उन्हीं की बात कर रही हो ना? हम लेफ्ट लगेज लॉकर्स को लगेज अमानत बोलते हैं ना? ओ, लेफ्ट लगेज लॉकर्स। उसने बेइख्तियार माथे को छुआ। वो लॉकर्स जहाँ लोग सामान महफूज करके चले जाते हैं के बाद में उठा लेंगे। उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये चाबी किसी लेफ्ट लगेज लॉकर की भी हो सकती है। हाले हाले, वो तेज़ी से उसके करीब आई। तुम्हें पता है सिसली में अमानत लॉकर्स कहाँ होंगे? उसकी बात पे हाले मुतज़ब्ज़ब सी सोचने लगी। सच कहूँ तो मैंने कभी इस्तांबुल में कोई पब्लिक लॉकर ट्राई नहीं किया, मगर अमूमन रेलवे स्टेशंस पर लॉकर्स होते हैं। तुम सिसली के स्टॉप पर देखना, शायद वहाँ कोई मिल जाए। टाक्सम के नीचे 2 पूरे मेट्रो स्टॉप्स। ये वो जगह थी जहाँ कोई अमानत लॉकर था। उसने जहन में उस पहेली को डिकोड किया। सिसली के मेट्रो स्टॉप पर मामूल की गहमा गहमी थी। वो पर्स कंधे पे लटकाए बहुत पुरएतमाद तरीके से चलती टिकट काउंटर तक आई। अस्सलाम अलैकुम, मुझे कुछ सामान डंप करवाना है। लगेज अमानत किस तरफ है? उसने सरसरी से अंदाज में लॉकर्स का पूछा। इसलिए कि वो मुश्तबा ना लगे। उसने ये ना बताना ही बेहतर समझा कि किसी ने उसके लिए अमानत रखवाई है। मैडम, यहाँ इस स्टॉप में तो कोई लॉकर नहीं है। क्या मतलब यहाँ कोई लॉकर नहीं है? उसने अचंभे से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तब से तो इस स्टॉप पे कोई लॉकर नहीं है। शायद पहले होते हों। आपको पता है 9/11 के बाद यूरोप के बहुत से रेलवे स्टेशन से लॉकर्स ख़त्म कर दिए गए थे। मोहम्मद तुर्क क्लर्क ने तफसीलन बताया। अच्छा, उसका दिल मायूसी में डूब गया। टाक्सम से मेट्रो में सवार होने के बाद वो पहले स्टेशन पे नहीं उतरी, फिर दूसरे यानी सिसली पे उतर गई।
टाक्सम से मेट्रो लाइन का आगाज होता था। मेट्रो एक ही सिमत में जाती थी, सो दो पूरे स्टॉप का अख्ताम सिसली पर ही होता था। आपको सामान रखवाना है तो मेरे पास रखवा दें, फिर बाद में ले लीजिएगा। वो जाने लगी तो क्लर्क ने बहुत खुलूस से पेशकश की। नहीं, खैर है, मैं उठा लूँगी। उसने शऊरी तौर पर पर्स को ज़रा मजबूत पकड़ लिया। बस मुझे जवाहर से ज़रा सी शॉपिंग करनी है, मैं मैनेज कर लूँगी। उसकी आवाज़ में वाज़ा मायूसी थी। अच्छा, आप जवाहर जा रही हैं तो फिर आप सामान वहीं रखवा दीजिएगा। बल्कि वो ज़रा सा रुका। जवाहर में अमानत लॉकर्स होते हैं, वो इंटरनेट के करीब ही बने हैं। वाकई? वो झटके से वापस पलटी। अमानत लॉकर्स जो चाबी से खुलते हैं? अरे मैडम, वो ज़माने गए जब लॉकर्स चाबी से खुला करते थे। सल्तनत तुर्की अब तरक्की कर चुका है। तुर्क बूढ़े ने बहुत फ़क्र से गर्दन उठाकर कहा। हमारे अमानत लॉकर्स बारकोड से खुलते हैं। ऑफ कोर्स। हया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अल्लाह तुर्की याफ्ता सल्तनत तुर्किया को सलामत रखे। बारकोड, उसने समझते हुए सर हिलाया। बिला आखिर उसे सारे ब्रेड क्रम्स मिलते जा रहे थे। सिसली के स्टॉप से एक डायरेक्ट एग्जिट थी जो जवाहर मॉल में खुलती थी। वो मॉल में आई और तेज़ी से उन लॉकर्स की तरफ लपकी जो दाखिली हिस्से के करीब ही बने थे। एक दीवार पे फैले नारंगी लॉकर्स जैसे किचन कैबिनेट्स हों। सब पे एक एक नंबर लिखा था। उसने पर्स से चाबी और बारकोड स्लिप निकाली और पूरे एतमाद से चलती लॉकर्स के करीब आई। वहाँ खड़ा गार्ड बेइख्तियार उसे देखने लगा। हया ने वहाँ लॉकर्स की मशीन का तरीका देखा। उसे पहले लॉकर नंबर टाइप करना था। वहाँ बने कीपैड पे उसने 6 का हिंसा दबाया। यही हिंसा उसकी बारकोड की रसीद के 4 कोनों पे लिखा था। यही लॉकर नंबर हो सकता था। मशीन की सियाह स्क्रीन पे 6 लिखा आया। फिर उसने बारकोड मांगा। हया ने बारकोड वाली तरफ से कागज़ शनाख्त के लिए मशीन के सामने किया। टू टू की आवाज़ आई और स्क्रीन पर सुर्ख इबारत उभरी। बारकोड गलत था। उसने बेयकीनी से रसीद को देखा और फिर मशीन को। शायद कोई गलती हो गई थी। गार्ड अब पूरी गर्दन मोड़कर मशकूक निगाहों से उसे देख रहा था। हया ने जल्दी से मशीन रीसेट की और 6 पे उंगली रखी। फिर बारकोड सामने किया। फिर सुर्ख इबारत उभरी। फिर गलत था। गार्ड की नज़रें और बेबसी भरी परेशानी। वो कपकपाती उंगलियों से तीसरी दफ़ा मशीन रीसेट करने लगी तो रसीद हाथ से फिसल कर फर्श पे जा गिरी। वो तेज़ी से उसे उठाने के लिए झुकी। रसीद का कागज़ उल्टा गिरा था। यूं के अल्फाज सर के बल उल्टे नज़र आ रहे थे। चारों कोनों में
लिखा हुआ 6 अब उल्टा होकर 9 लग रहा था। कागज उठाकर उसने गर्दन उठाकर देखा। 9 नंबर लॉकर ऊपर वाली कतार में सबसे आखिरी में था। फिर सोचकर उसने मशीन के कीबोर्ड पे 9 पे उंगली रखी। फिर बारकोड सामने आया। बीप की आवाज़ आई और सब्ज रंग की इबारत उभरी। 9 नंबर लॉकर खुल गया था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और 9 नंबर लॉकर का दरवाज़ा खोला, जैसे किचन कैबिनेट को खोलते हैं। अंदर एक चौकोर सी तिजोरी रखी थी, जो पीछे कहीं से चिपकी थी। ये वो तहरीर थी जिसकी धात की तहों में शीशे की तह होती है, और अगर उसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की जाए तो अंदरूनी शीशा टूटकर तिजोरी को जाम कर देता है। उसने तिजोरी के की होल में वो चाबी डालकर घुमाई। तिजोरी खुल गई। हया ने जल्दी से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी स्याह मखमली डिब्बी रखी थी, जैसे अंगूठी की डिब्बी होती है। उसने वो डिब्बी मुट्ठी में दबाई और एहतियात से अपने खुले बैग के अंदर गिरा दिया कि पीछे खड़ा गार्ड ना देख सके। 2 मिनट के बाद वो मॉल के बाहर खड़ी थी। उसने बैग को मजबूती से पकड़ रखा था। तुर्की और तुर्की के एडवेंचर, वो कभी इन पर एक किताब ज़रूर लिखेगी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा था। फिलहाल उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बैठकर वो आराम से वो डिब्बी खोल सके। दफातन उसका मोबाइल बजा। आपका सरप्राइज बर्गर किंग की पेंट्री में आपका इंतज़ार कर रहा है। ARP। 2 सतूर का वो मुख्तसर सा पैगाम उसको सुनकर गया। कहीं अब्दुल रहमान जिहान के पास तो नहीं चला गया। उसकी आंखों के सामने जिहान का टूटा फूटा रेस्टोरेंट घूमा था। ओ नहीं, वो वापस से ज़मीन मेट्रो की तरफ भागी थी। बर्गर किंग में मामूल का शोर और रश था। वो करीबन दौड़ती हुई किचन में आई थी। जिहान कहाँ है? उसके हवास पाख्ता अंदाज में वहाँ शेफ लड़के ने हाथ रोक कर उसे देखा। वो पेंट्री में है, मगर ठहरे, आप उधर ना जाए। वो पेंट्री की तरफ बढ़ी तो वो लड़का उसके सामने आ गया। मगर मैम प्लीज़, उसका कोई मेहमान आया है, वो अंदर है। उसने कहा है किसी को अंदर ना आने दो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा, मुझे देखने दो प्लीज़, मुझे सेमेस्टर की फ़ीस देनी है। आप इधर मत जाएं, वो मुझे वाकई जान से मार देगा। अगर आपको अंदर जाना ही है तो आप पिछली गली से चली जाएं। पीछे दरवाजे की घंटी बजा दीजिएगा। और उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही वो बाहर निकल चुकी थी। 10 मिनट भी नहीं लगे थे उसे पिछली गली के पेंट्री के दरवाजे तक पहुंचते। अगर अब्दुल रहमान इधर आया तो वो उसे जान से मार देगी, उसने सोच लिया था। पेंट्री का रोशनदान खुला था। वो हया के चेहरे बराबर आता था। उससे अंदर का मंजर और आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। वो जो घंटी बजाने लगी थी बेख्तियार रुक गई।
जिहान जीन्स की जेबों में हाथ डाले हया की तरफ पुश्त किए खड़ा कह रहा था, आवाज़ नीची रखो, ये तुम्हारा अदलार नहीं है जहाँ मैं तुम्हारी सारी बकवास चुप करके सुनता रहूँगा। ये मेरी जगह है। उसके मुखातिब ने इस्तेहाज़िया अंदाज में सर झटका। सुरमई बरसाती आंखों में ऐनक और वो नाकाबिल फरामोश चेहरा जिस पे चंद रोज़ कबल उसने कॉफ़ी उल्टी थी, वो पाशा का चेहरा कभी नहीं भूल सकती थी। हाँ, तुम्हारी जगह मत भूलो कि ये जगह भी मैंने तुम्हें दी थी जब तुम्हें बेविक अदा से फरार होकर छुपने के लिए जगह चाहिए थी, मगर तुम दुनिया के सबसे बड़े एहसान फरामोश हो जिहान। वो दीवार से लगी पत्थर का मुजस्समा बनी रह गई। इस्तकलाल स्ट्रीट का शोर गायब हो गया। मेरा भी अपने बारे में यही ख्याल है, वो जवाबन कमाल बेनियाजी से शाने उचका कर बोला था। और मेरे काम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो 48 घंटों में हो जाएगा? नहीं, जिहान उसी रुखाई से बोला था, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, और दूसरी कि तुम अपने लालच के हाथों बेसब्रे होने की बजाय थोड़ा इंतज़ार करो तो बेहतर होगा। लालच? पाशा ने बेयकीनी से दोहराया। मेरा सब कुछ दाव पे लगा है और तुम कहते हो कि मैं लालची हूँ? जिहान ने लापरवाही से शाने उचकाए। तुम्हारे अपने जुराइम की सज़ा है, मेरा क्या कसूर है? और तुम्हें तुम्हारे जुराइम की सज़ा कब मिलेगी जिहान सिकंदर? वो लब भींचे इतनी सख्ती से बोल रहा था कि जबड़े की रगें तन गई थी। याद रखना, जिस दिन मैंने ज़बान खोली उस दिन तुम सीधा फांसी चढ़ोगे। जिहान बेख्तियार हंस पड़ा। और तुम्हें लगता है कि मैं फांसी चढ़कर तुम्हें अदलार में ऐश करने के लिए छोड़ जाऊंगा? ऐसी फेरी टेल तुम ही घड़ सकते हो पाशा बे। बे तुर्क में साहब या मिस्टर के लिए इस्तेमाल होता था। पाशा बहुत ताज्जुब से उसे देख रहा था। तुम एक दफ़ा पहले भी मुझे धोखा दे चुके हो, मैं इस दफ़ा तुम्हारा एतबार नहीं करूँगा। तो ना करो। उसने बेनियाजी से कंधों को जुम्बिश दी। जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। पाशा चंद लम्हे बहुत जब्त किए उसे देखता रहा, फिर कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि निगाह रोशनदान से झांकते चेहरे पे पड़ी। सियाह लिबास में से सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखें नज़र आ रही थी, जिनसे सारे ज़माने की बेयकीनी थी। वो धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी बीवी बाहर खड़ी है जिहान, उसे अंदर नहीं बुलाओगे? वो जो चेहरे पर ढेरों बेजारी लिए खड़ा था, करंट खा कर पलटा। हया उसी तरह साकित सी रोशनदान के बाहर खड़ी थी। क्या? जिहान ने बेयकीनी से दोहराया। उसे शायद लग रहा था कि उसने गलत सुना है। पाशा ज़ेरे लब मुस्कुराया। तुम्हारी बीबी? सवांजी यूनिवर्सिटी की एक्सचेंज स्टूडेंट्स। रूम नंबर भी बताऊं? हैरान मत हो जिहान, तुमने पाशा बे को अंडर एस्टिमेट किया है। मैं तुम्हारी बीवी को अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई है। क्यों मैडम, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने आगे बढ़कर पेंट्री का दरवाज़ा खोला और उसे जैसे अंदर आने का रास्ता दिया। मुलाकात? जिहान का चेहरे का रंग
اڑ چکا تھا۔ اس نے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بامشکل اثبات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جہان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارا کام کر دوں گا 48 گھنٹوں سے پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہی ہٹی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا نہ اب کہوں گا۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا، ناؤ گیٹ لاسٹ، وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری بات سنی ہے۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیا، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا۔ میں آج کل اس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ یہاں کوئی عبدالرحمن پاشا نہیں ہے۔ یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوں گی۔ جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب بھگو رہے تھے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں اور سب ختم ہونے میں۔ وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ سبانجی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے اور ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پاشا نے اسے وضاحت محورے کے طور پر استعمال کیا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پر۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، اسمگلرز۔ اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا
پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے جلد از جلد واپس پاکستان پہنچنا تھا۔ اس کا گھر دنیا میں اس کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ ہالے اس سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز رو رہی تھی، سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ بیوی قدا، نہ لندن۔ اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا۔ پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی۔ فلائٹ رات کو ملی۔ وہ تب تک ہر مرحلے پہ ہالے نے اس کی بہت مدد کی۔ سبانجی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا پھر کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کے گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا۔ ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پہ بھی وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اٹھ گئی۔ مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا بس۔ یہ اس کا ڈی جے کو ایک آخری خراج تھا۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور پربرا ان کے قدموں تلے آ گیا تو اسے اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل۔ وہ چوکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملی سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی۔ وہ سارا دن اتنا پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گئی جانے اس میں کیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔